साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक, हमको पार्टिकल कहाँ देखना है? वन डायमेंशनल बॉक्स में। कहाँ देखना है? वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो v इक्वल टू 0 पुश करो। आवा भेजे रोके काटेगा ना का यार मुझे इधर बैठा बैठो अरे नहीं नहीं बैठो इनसाइड द बॉक्स। तो इनसाइड द बॉक्स जब हम पढ़ेंगे, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है। क्या है? इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0, आउटसाइड इनफाइनाइट। तो v इक्वल टू 0 रखेंगे, देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन may be written as, ये v इक्वल टू 0 लिखेंगे, डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। 0 रखेंगे तो ई साई बचेगा। क्या बचेगा? ई साई। 0 रखेंगे तो ई बचेगा, साई से गुणा सब कर देंगे, ई साई अपॉन एच स्क्वायर। अब ये 3 डायमेंशन हो गया। कैसा हो गया? 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस समय के लिए जब पार्टिकल विद इन द बॉक्स है। कहाँ है? विद इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है। ठीक, अब चूंकि वेव फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट तीनों पर होगा, तो साई जो है, अब पहले अकेले हुआ करता था जब कोऑर्डिनेट एक्स पर था, अब साई तीनों कोऑर्डिनेट पर है, एक्स पर भी, वाई पर है और जेड पर है। इसका मतलब हुआ साई तीनों वेव फंक्शन साई एक्स, साई वाई और साई जेड का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। वन डायमेंशन तो है नहीं, है तो 3 डायमेंशन। तो वेव फंक्शन तीनों पर होगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एलॉन्ग जेड एक्सिस। यहाँ तक लिखिए सबने? लिखिए द वेव फंक्शन शुड बी, आइए, द वेव फंक्शन वेव फंक्शन कौन? साई, जो तीनों का क्या होगा? मुख्य होगा। बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेव फंक्शन, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेव फंक्शन, 3 वेव फंक्शन। वो कौन कौन से होंगे? साई एक्स होगा, साई वाई होगा एंड साई जेड होगा। इसका मतलब दैट इज, अब हम कह सकते हैं कि ये जो साई है वो प्रोडक्ट है साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड का। ठीक है। अब इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड सेपरेटली। कैसे? सेपरेटली। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड सेपरेटली, अलग अलग, सेपरेटली। यानी एक बार x के सापेक्ष करिए, एक बार y के सापेक्ष करिए, एक बार z के सापेक्ष करिए। ठीक है। और जब एक से अधिक का होगा, जिसके सापेक्ष करेंगे उसका तो डिफरेंशियल है, लेकिन अदर क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। डिफरेंशियल का नियम है कीपिंग अदर कांस्टेंट, कीपिंग अदर एज कांस्टेंट। अब दूसरे को जैसे हमने x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया तो y और z को कांस्टेंट रखेंगे, y और z को कांस्टेंट रखेंगे। चूंकि हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जाना है तो डिफरेंशियल 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। जैसे हमने लिखा कि डेल साई बाई डेल एक्स, इक्वेशन 2 का कर रहा हूं,
तो लिखूंगा डेल बाई डेल एक्स साई एक्स साई वाई साई जेड। एक्स के सापेक्ष पर राउंड वाई जेड कांस्टेंट रखना है, तो साई वाई और साई जेड बाहर रहेंगे। डिफरेंशियल होगा तो डेल बाई डेल एक्स साई एक्स का, डेल बाई डेल एक्स दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साई एक्स साई वाई साई जेड इंटू डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स, ऐसे आएगा। इसी तरह से मैं करूंगा सिमिलरली डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ मिलेगा साई एक्स साई जेड मिलेगा, यहाँ मिलेगा डेल टू साई वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। एंड इस बार करूंगा किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा साई एक्स और साई वाई, हो जाएगा डेल टू साई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन को डिवाइड करिए, साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड, डिवाइडिंग इक्वेशन 3, 4 and 5 by psi x into psi y into psi z we get, आपको क्या मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, एक तो कटेगा, भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए वाई जेड है, वाई जेड कटेगा तो 1 अपॉन साई एक्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन साई एक्स बच जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, चलो यहाँ लिखता हूं, इस वाले में इक्वेशन 3 करूंगा तो वाई जेड कटेगा, एक्स बच जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन साई एक्स इंटू डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचेगा। 3 में करूंगा तो एक्स और जेड कटेगा, वाई बचेगा। ध्यान से देखिए समीकरण को पूरा, भाग करना है ना, क्या करना है, भाग करना है, भाग करके चलूं जी, चलिए डायरेक्ट लिखूं, एक की समझ में आ गया है। जैसे इसमें भाग करूंगा मैं साई एक्स साई वाई और साई जेड का, तो वाई से कटेगा जेड से कटेगा, 1 अपॉन साई एक्स बचेगा। इसी तरह इसमें 1 अपॉन वाई और साई वाई बचेगा, इसी तरह इसमें 1 अपॉन साई जेड एक्स वाई कटेगा, जेड बचेगा। ठीक, यानी हो जाएगा, इधर देखिए डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये आएगा, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर में आएगा, वाई वाले में आएगा एक्स जेड कटेगा, 1 अपॉन साई वाई डेल टू साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसी तरह से डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर में भाग करेंगे तो 1 अपॉन साई जेड बचेगा इंटू डेल टू साई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब इस इक्वेशन को मान लीजिए 6, कितना मानिए 6 से सारी वैल्यू ले आइए इक्वेशन किसमें, 1 में, इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 6, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 6 वी मे राइट, 1 और 6 को कंबाइन कर दीजिए, 1 और 6 को क्या करिए, कंबाइन करिए और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 6, combining equation 1 and 6 we may write
वी में राइट। आप क्या लिख सकते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 अपॉन साई एक्स, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर था 1 अपॉन साई वाई, डेल टू साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई जेड, 1 अपॉन साई जेड, डेल टू साई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गई यहाँ? क्या नंबर आ रहा है? 7 नंबर। चूंकि ये 3 डायमेंशन है, कैसा है? एक एक डायमेंशन में लिखता हूँ अब, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग जेड एक्सिस ना, यानी तीनों कोऑर्डिनेट को अब अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे पहले हम 1 डायमेंशन निकालते थे, कैसे निकालते थे? 1 डायमेंशन तो एक्स के सापेक्ष निकाले थे, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, लिखा इन एबव एक्सप्रेशन, यानी इक्वेशन 7 में, इन एबव एक्सप्रेशन, इन एबव एक्सप्रेशन ईच टर्म, ईच टर्म से क्या मतलब है? एक्स कोऑर्डिनेट पर, वाई कोऑर्डिनेट पर और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों टर्म जो है कैसे हैं? इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक्स वाला अपने पर होगा, वाई वाला अपने पर होगा, जेड वाला अपने पर। इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, टू ईच अदर, यानी एलॉन्ग एक्स एक्सिस की जो वेव होगी वाई से उसका कोई मतलब नहीं होगा ना। तब इनको स्प्लिट कर दिया जाए अलग अलग ना। देन इक्वेशन 7 स्प्लिट्स इनटू, कैसे स्प्लिट हो जाएगा? एक एक का अलग लीजिए। 1 अपॉन साई एक्स, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 नंबर हो जाए। इसी तरह से 1 अपॉन साई वाई, डेल टू साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेड वाला हो जाएगा 1 अपॉन साई जेड, 1 अपॉन साई जेड, डेल टू साई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तीनों को स्प्लिट करके हमने अलग अलग कोऑर्डिनेट के इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक, है क्या? चलिए आगे। यहाँ तक आ 10 तक। चलो इधर मिटाई तक, इधर अब पार्ट भी हमारा 3 डायमेंशनल है। कैसा है? 3 डायमेंशन। हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर क्या करना है कि ये जो हमारा बॉक्स है वो क्यूबिक है। कैसा है? क्यूबिक है। क्यूब होने का मतलब कि तीनों लेंथ एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस आपस में क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। यानी जो हम फिगर में ए बी सी दिखा के आए हैं वो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब हो गया। तब आइए, फॉर ए क्यूबिक बॉक्स, फॉर ए क्यूबिक बॉक्स, अगर क्यूब होगा तो ए बराबर, अब ये हमारा एनर्जी स्टेट मिल गया, एनर्जी का फार्मूला मिल गया। सबसे लोवेस्ट एनर्जी कहाँ होगी? जब x 1, y 1 और z 1 हो। ठीक, जैसे ये बात समझिए। आगे चलिए उससे, फॉर लोवेस्ट क्वांटम स्टेट
इसका मतलब समझिए 1 1 और 1, यानी x पर भी एक, y पर भी एक और z पर भी एक, 1 1 1, इन विच n x n y एंड n z आर ऑल इक्वल टू यूनिटी। सभी कैसे हैं? यूनिटी पर हैं। फॉर विच n x n y and n z आर इक्वल टू यूनिटी। सभी कैसे हैं? एक एक हैं। आर इक्वल टू यूनिटी। आएगा? अब वैल्यू रख दीजिए। समीकरण में कैसा था हमारा? क्या लिखा था इक्वेशन आपने? ई एन क्या लिखा है? E इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम का स्क्वायर ए स्क्वायर एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। अब सभी यूनिटी पर हैं, सबको एक एक रखिए। तो एच स्क्वायर अपॉन 8 एम स्क्वायर एम ए स्क्वायर, एक एक्स पर एक वाई पर एक जेड पर, तो हो जाएगा 3 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इस समय आपको क्या नंबर पहुंचा है? देखा 11 नंबर 12 क्या हो जाएगा? 12 नंबर मिले ना। यानी इस समय ई इतना होगा। ठीक है? अब ये क्या है कि एंड देयर इज ए वन सेट ऑफ क्वांटम। एक ही सेट ऑफ है आपके पास, कोई अलग सेट नहीं मिला। देयर इज वन सेट ऑफ क्वांटम, one set of quantum number that gives this energy state। quantum number that gives, जो देता है this energy set। एक ही एनर्जी सेट को देगा, क्योंकि सब पर एक जैसे हैं, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस सब पर एक जैसे हैं। एंड दिस लेवल इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट। and this label is set to non degenerate। अभी टूटी हुई नहीं होगी, सभी कैसी होंगी? नॉन डीजेनरेट होंगी। चलिए आगे चले। अब इसका तो देखिए कैसे जनरेसीय बीजरेसीय प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे कैसे टूट सकता है, इसको आपको देखना है। एक बनाइए ग्राफ एनर्जी बैरियर का बनाइए, जिसको लिखिए ई। वैल्यू क्या होती है? एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ठीक, एनर्जी को बांटिए 3 6 9 12 15 18 21 24। 3 के खंड में बांटिए ना, क्योंकि लोएस्ट 1 1 1 लेना होगा। तो 3h स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर आया था। ठीक, तो कम से कम एक एक लेंगे हम। तो पहले आएगी वैल्यू 3, चले चलो भाई। अब मैंने कहा कि जो है p = 1 रखा जाए, यानी x y
जेड सब कैसे हो, यूनिटी हो। यस कैसी हो, यूनिटी हो। उस समय एनर्जी क्या आएगी आपकी 3h²/8ma²। बात समझते कैसे निकाल रहा हूँ, समझिए फार्मूला वही था, h²/8ma²mx my और mz, यही था ना फार्मूला। जब सब जगह एक एक रखूंगा 3 आएगा तो ये लेवल मिला 3h²/8ma²। अब प्रोबेबिलिटी में रख रहा हूँ कि x 1 y 1 z 2 एक सेट बनाया, x y एक एक रखा, z को 2 ले लिया। हो सकता है मैं x को 1 रखूं, y को 2 लूं, z को 1 लूं। एक संभावना प्रोबेबिलिटी है, क्या है प्रोबेबिलिटी। और मैं कह रहा हूं कि मैं x को 2 लूंगा, y और z को 1 लूंगा। तो कितने सेट बने, 3 सेट बने। 3 सेट एनर्जी लेवल के कितने सेट बने, 3 सेट के बने, बनेंगे नहीं 3 सेट। यस अब अगर ध्यान दूं तो 2 दूना 4 2 6, देखा इतना बराबर कितने 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूना 4 2 6 ठीक 6h²/8ma²। अब चाहे ऐसे निकाला तब वो हुआ है, ऐसे निकाला यानी जो यह एनर्जी लेवल है ये ट्रिपली डीजनरेट है, 3 भागों में टूटा, ये तो नहीं टूटा ना डीजनरेट है। बात समझ है, सेट तो एक ही बना, लोवेस्ट सेट यही एक बनेगा जब x y z बराबर 1 रखूंगा, देखता वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी चेंज हो रही है, y z बराबर 2 लिया मैंने, अब मैं 2 को यहाँ लूंगा, 2 को आगे लूंगा, तो 3 सेट्स मिलेंगे जो कि एनर्जी कैसे होंगे, एक से होंगे लेकिन 3 सेट हैं, अलग अलग सेट हैं। यहाँ z 2 है यानी लेंथ z वाली 2 है, यहाँ y वाली 2 है, यहाँ x वाली 2 है, यानी जो इस फिगर आपने लिया था फिगर, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि z 2 है, तो मतलब 2 इतना ऊंचाई तो होगा, होगा नहीं होगा, बोलिए। यस सर यानी क्यू मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे एक की हाइट ज्यादा। अब x वाला क्या होगा, x पर 2 रहेगा, y z पर 1 रहेगा। बस समझ रहे हैं, ये कहने का मतलब उसका। तो 3 सेट बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ट्रिपली डीजनरेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्रिपली डीजनरेट। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी, चलिए इस बार x को 1 y और z को 2 लेता हूँ, एक सेट। अब मैं कह रहा हूँ x को 2 लूं, y को 1 लूं, z को 2 लूं। यस अब मैं कह रहा हूँ कि x 2 y 2 z 2, 3 से क्या होगा। अब देखा क्या वैल्यू कितना हुआ था, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 4 8 9 9, ये देखा 2 दूना 4 2 दूना 4, 4 4 8 2 दूना 4 2 दूना 4, 4 4 8 9 यानी ये भी ट्रिपली डीजनरेट है। 3 सेट अलग मिले हैं जिसकी सबकी एनर्जी क्या है 9 आ रही, क्या आ रही है, 9 बात समझ आ रही नहीं आपको, दिमाग मान रहे हैं। अब p = 3 में देखिए, जैसे 1 को 2 को 1 1 कर दूं, 1 को 3 कर दूं, ठीक है। तो 3 3 का 9 2 11 आएगा कि नहीं, आ जाएगा सर। चलो तीसरा देख लें। मैं कह रहा हूं कि में इस बार 1 1 3 कर दूं, एक सेट 1 3 1 एक सेट 3 1 1 एक सेट, 3 3 का 9 2 11 1 12 3 3 का 9 नहीं 2 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बिल्कुल सही 11 होता, 12 में आया होता यस ना, 3 3 का 9 2 11 होता, 3 3 का 9 10 11 हो गया। यस अब चलिए मैं p = 2 2 ले लूं, 2 2 2 कुल के बराबर ले लें, यस तो 2 दूना 4 4 दूना 4 3 12 होता, क्या होता 12 होता नहीं होता। यस अब देखिए जरा सा 3 6 में एक एनर्जी स्टेट, 3 का अंतर, 6 9 में 3 का अंतर, 9 2 11, इसमें 2 का अंतर, 11 1 12 1 का बस समझता ना। यस सर। अब चला अगला ले ले, अगला में 1 2 3 ले बा, ये अपन छोड़ते हैं, 1 2 3 1 2 3,
चेंज करिए, दूसरा सेट बनाइए, 1 3 2, एक सेट बनेगा 3 1 2, ठीक। तो 3 3 का 9 4 13 14, यानी ये वाला सेट कितने का है? 14 की एनर्जी लेवल है, ठीक। अंतर कितना हुआ? 12 2 14, यानी इस तरह से हम एनर्जी का सेट निकाल सकते हैं ना। देयर आर 3 सेट्स, पहले पॉइंट पर आइए, नीचे बनाया क्या? यस सर। क्या बनाया? चलो, देयर आर 3 सेट्स, एक एक्सप्लेनेशन करते हैं ना। इनमें कितना सेट बना होगा ये पूछ रहे हैं, एक दूसरा। देयर आर 3 सेट्स, कौन कौन बनेंगे? 1 1 2 कामा 1 2 1, फिर 2 1 1, 2 1 1, 3 सेट बन गया। यस सर। दूसरे एनर्जी लेवल में ऑफ द क्वांटम नंबर एन एक्स एन वाई एंड एन जेड, ऑफ द क्वांटम नंबर कौन सा? एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। 3 क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एनर्जी सेट्स आपको मिल, दैट विल गिव द सेम एनर्जी। और तीनों किस पर है? एक ही एनर्जी लेवल पर, that will give the same energy level, that will give the same energy level, same energy level। इसकी एनर्जी कितनी है? 3h² अपॉन 8 ma²। ये तीनों एक ही है, ये सेट भी इसी पर है, ये सेट भी इसी पर है, ये सेट भी इसी पर है। ठीक, यहाँ तक आएगा। ये सभी, ये तीनों सेट हमारे, ये और ये एक ही एनर्जी लेवल E=3h² अपॉन 8ma² पर। ऐसे लेवल, सच लेवल्स आर said to be triply degenerate। 3 सेट बनने इसलिए ट्रिपली डीजनरेट कहे जाते हैं। Hence EX, EY एंड E, ये एनर्जी के टर्म है, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन। EX, EY एंड EZ आर the 3 component of the total energy E, are the 3 component of energy E। E के अब 3 कंपोनेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी E of the particle in the box along the 3 axis, component of energy along 3 axis, कौन सी? X, Y एंड Z। आइए, each of the above
किसके किसके विषय में कह रहा है? Ex के विषय में कह रहा है, Ey के विषय में कह रहा है, अभी Z के विषय में कह रहा है कि each of the above equation is similar to Schrödinger wave equation। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप ध्यान दें, हमने पहले एस डायरेक्शन निकाला था, फिर वाई में, फिर जेड में निकाला था, तीनों कंबाइन करके हम लोगों ने क्या दिया था? 3 डायमेंशनल दिया था ना, दिया था ना जी। तब हम लिखेंगे देन ई एक्स, क्या लिखने वाले हैं? ई एक्स लिखने वाले हैं। फार्मूला वही है हमारा, ध्यान से देखिए, अगर एक्स नहीं लिखते थे तो एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर लिखते थे, ठीक। अब इसके साथ जोड़ेंगे एन एक्स, क्या जोड़ेंगे? एन एक्स, और वो भी कैसे? स्क्वायर में। कैसे जोड़ेंगे? स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर का कंपोनेंट वहां है। अब हम ई वाई अगर लिखें तो हम लिखेंगे एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर। ऐसे ही हम ई जेड लिखेंगे तो एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर। स्प्लिट कर दिया हमने, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्प्लिट करते थे उसी तरह से। अब टोटल एनर्जी निकाल दो, पार्टिकल की टोटल एनर्जी तीनों को जोड़कर आएगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। देन द टोटल एनर्जी कैपिटल ई ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज कैपिटल ई जो होगा वो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड तीनों का योग होगा। वैल्यू क्या है? ई एक्स की एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर। अब कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं आपको, दिख रहे हैं ना? सिर्फ वही बचता है आपका। अब एक को करिए, जैसे ये तो हो गया, कब? ई एक के लिए हो गया, क्या हो गया आपका? व्हेन A इक्वल टू B इक्वल टू C, जब A B C यानी यूनिट वाले पर था। अब जब डिफर करेंगे, क्या करेंगे? डिफर इवन A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ग्राउंड स्टेट से अब ऊपर की भी बात कर लेते हैं, यानी जब कुल A 1 1 होगा तब तो सब में A ही रहेगा। जैसे समझिए ये हमारी क्यूब है ना, जब हम एक्सिस पर यूनिट लेंगे, यानी एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, तब तो ये फार्मूला काम कर जाएगा, सब जगह ए बराबर है। पता चला हमने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया है? आगे कर दिया है। क्या कर दिया है? आगे कर दिया है, ठीक। क्या कर दिया? आगे। अब ये यूनिट हमारी कितनी हो गई? मान लीजिए 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। तब तो ये काम नहीं करेगा, यह 1 है, यह 2 है, यह मान लीजिए 3 हो गया। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C की केस में एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर प्लस, अभी लेना पड़ेगा, एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम बी स्क्वायर एक्सिस पर। यस सर। ए एक्स पर है, बी वाई पर है, वो सी पे, और सी जेड पर है। एम जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम सी स्क्वायर।
बात समझ में आता है ना कि जब भुजाएं आपस में डिफर हो, ए बी सी हमने भुजाएं दिखाया था शुरू में फिगर में ए बी सी। अब इसमें से कॉमन क्या निकलने वाला है बेटा, एच स्क्वायर अपान 8m निकलने वाला है। यस सर। एच स्क्वायर अपान 8m ही कॉमन निकलेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये कब होगा, ये टोटल एनर्जी E है जब A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C की केस है। अब ये कब के लिए है, जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ A होगा। अब इस दो फॉर्मूले से पूरा एनर्जी लेवल निकल जाएगा। ठीक, एक लाइन लिख लो, दिस इज एन आइजन वैल्यू, दिस वैल्यू इज या दिस वैल्यू इज आइजन वैल्यू, आइजन वैल्यू, क्योंकि आइजन फंक्शन की जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं आइजन वैल्यू। हार्मोनिक ऑसिलेटर ए पॉइंट मास undergo simple harmonic oscillator in one dimension due to attraction by a force, due to attraction by a force perpendicular to due to attraction by a force perpendicular to the displacement from equilibrium position constitutes a simple harmonic oscillator, constitutes a simple harmonic oscillators। ये इसकी डिफिनेशन है कि पॉइंट मास अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशनल ड्यू टू अट्रैक्शन बाय द फोर्स परपेंडिकुलर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉन्स्टिट्यूएट्स निर्माण करता है ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो सलाह से चलेगा इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लीडर को समझाएगी इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एस एच ओ लिखा हो शॉर्टकट में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर the force tending to restore the particle, the force tending to restore the particle to its equilibrium position, equilibrium position is always directed toward the equilibrium position, is always directed
towards the equilibrium position. Equilibrium position. And is directly proportional to the displacement from it. And directly proportional to the displacement to the displacement from it. F is equal to माइनस के एक्स 10 हम लिख सकते हैं F जो फोर्स काम कर रहा है माइनस ऑफ के एक्स डिस्प्लेसमेंट है के फोर्स कांस्टेंट है वेयर के इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट x is equal to displacement माइनस साइन रीस्टोरिंग को प्रदर्शित करता है लिख लो मैं निगेटिव साइन सो द रीस्टोरिंग फोर्स इज वर्किंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइन एंड निगेटिव साइन indicates the negative sign indicates the restoring force is always in a direction हमेशा उस दिशा में होता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ब्लैक पूरा नहीं आ रहा है लेकिन ध्यान दीजिए या तो पूरा रेड हो जाता है या तो पूरा ब्लैक हो जाता है तब ठीक रहता है नहीं सही अच्छा मैं देख रहा हूँ चलिए ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक के अनुसार जो फोर्स काम कर रहा है ये किसी पार्टिकल का मास m हो या वो मास m हो और उसमें एक्सीलरेशन हो तो फोर्स की क्या पोजीशन होती है देखिए जरा सा इफ स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल देन फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ना यानी m इनटू d2x अपॉन dt स्क्वायर क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं ना इक्वेशन नंबर 2 दोनों जो है देखा जाए तो यह फोर्स आपस में बराबर है तो फ्रॉम इक्विटाइव रूप लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we may say that both are equal
बोथ आर इक्वल, क्योंकि एक ही सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। तो हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी में राइट कि m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के x माइनस ऑफ के x हो गया। अब चूंकि हार्मोनिक है, कैसा है ये हार्मोनिक है, तो डिस्टेंस कैसे होगी, एट x इज हार्मोनिक, ऐसी है हार्मोनिक है, देन इट में बी रिटन एज a इक्वल टू a sin 2 पाई ओमेगा t, ऐसा फॉर्मूला था। तो x इक्वल टू हो जाएगा a sin पाई ओमेगा न्यू 2 पाई न्यू इंटू t। कैसा है हार्मोनिक होने के कारण x किस तरह से निकलेगा, a sin 2 पाई न्यू इंटू t। ये भैया आपने लिखा x इक्वल टू a sin 2 पाई न्यू इंटू t, वेयर a इक्वल टू एम्पलीट्यूड, क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, न्यू आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टी पता ही है टाइम है, ठीक। डबल डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, क्यों कि हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 को 2 बार डिफरेंशिएट करिए, ऑन डबल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के सापेक्ष डबल डिफरेंशियल करिए, t के सापेक्ष डबल डिफरेंशियल करिए। देखिए 2 पाई न्यू बाहर निकल कर आएगा, 2 पाई न्यू एक बार बाहर निकल जाएगा प्लस में, एक बार माइनस में, इधर हो जाएगा del 2x या d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू a sin 2 पाई न्यू t, ये डिफरेंशियल की बात आएगा। बात समझ आई? इक्वेशन 4 पहुंचा जी सर, इक्वेशन 4 है, चलो जो ने लिखे रहा ये आपका m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx इक्वल लिखेगा दो वाले में सर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 या कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी में राइट कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 4 we may write इक्वेशन 2 में था m इंटू था माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a sin 2 पाई न्यू इंटू t इक्वल टू माइनस ऑफ kx था। दूसरा में चौथे में से कंबाइन कर लीजिए, ठीक है kx। चलो आ गया इक्वेशन नंबर 5। 3 से x की वैल्यू उठाकर रख दीजिए 5 में, यस सर,
इस स्थान पर ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5 वी गेट, आपका आ जाएंगे m इंटू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a साइन 2 पाई न्यू t इक्वल टू माइनस ऑफ k a साइन 2 पाई न्यू t। ये तो कैंसिल होने वाला है दोनों तरफ से, ध्यान दीजिए तो हो जाएगा ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन देखिए कैंसिल हो जाएगी। यस सर। आपको k इक्वल टू मिलेगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम, आगे आएंगे ना। यस सर। एक तो मिल गया ये समीकरण 6 नंबर। अब यहाँ से मैं अगर न्यू निकालना चाहूँ फ्रीक्वेंसी, तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, यस सर। तो 1/4 पाई स्क्वायर यहाँ कर लूँ और k/m यहाँ कर लूँ, क्योंकि स्क्वायर में है, कुछ चीजें निकलेगी उनको अलग दिखाता रहूँ, जो नहीं निकलेगी उनको अलग दिखाता रहूँ। तो अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1/2 पाई हो जाएगा ये, यस सर। क्योंकि दोनों वर्ग में है। वो करंट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अंडर रूट k/m, ये इक्वेशन नंबर 7। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी ऑसिलेशन की, क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन। फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन 7 गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इक्वेशन 7 गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बस इतने